Hello dear students, welcome to another session on 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. We are discussing the series of lectures on the cell cycle. We have completed the mitosis process, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स और मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना, यानी कि माइटोसिस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना। जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा माइटोसिस का होल प्रोसेस हमने समराइज किया, तो अब उस माइटोसिस में किसी किसी जगह पे मॉडिफिकेशंस होती है या उसके हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, तो वो वाले टाइप्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। पहला वाला है, फर्स्ट वन इज इंट्रान्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज इंट्रान्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रान्यूक्लियर माइटोसिस. Second one is amphiestral and anestral mitosis, ठीक है. Third one is endomitosis and fourth one is free nuclear division, ठीक है. So when we talk about the different types of the mitosis, we come across four types of mitosis: intranuclear and extranuclear mitosis, amphiestral and anestral mitosis, endomitosis and free nuclear division. So let us discuss these four types of mitosis one by one, ठीक है. पहले हम बात करते हैं intranuclear and extranuclear mitosis की, ठीक है ना. याद रखिएगा इनमें ये एक्चुअली पहले हम बात करेंगे इंट्रान्यूक्लियर की, फिर हम करेंगे एक्स्ट्रान्यूक्लियर की बात, ठीक है ना. पहले इंट्रान्यूक्लियर हम देखते हैं. इंट्रान्यूक्लियर का मतलब है विद इन द न्यूक्लियस. याद रखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ये है इसका न्यूक्लियस, और यूजुअली जो हम इंट्रा वाला इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस देखते हैं, इट इज यूजुअली सीन इन अमीबा एंड यीस्ट, ठीक है ना. या सीधे हम लिख सकते हैं कुछ प्रोटोजुआज में देखा जाता है और यीस्ट में देखा जाता है, ठीक है. अब यहां पे क्या होता है, जो भी माइटोटिक इवेंट्स होते हैं, माइटोटिक इवेंट्स में हमने पढ़ा कि वहां पे कैरियोकाइनस, साइटोकाइनस होता है, या हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये सारे माइटोटिक इवेंट्स जो हैं, दे टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस. सो ऑल द माइटोटिक इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है. हमने देखा माइटोसिस में कि वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, फिर क्रोमोसोम्स बाहर निकलते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के वो अलाइन करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं. लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है. यहां पर क्या होता है, इंट्रान्यूक्लियर की मैं इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस की बात करता हूं. इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये इंटैक्ट रहता है. सो न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि ये ब्रेक नहीं होता है. अब जो सारे माइटोटिक इवेंट्स होते हैं दैट टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है. हाँ, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस. और उसके बाद क्या होता है, जब इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है तो ये सीधे फरो क्रिएट करता है या कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है. तो फरो या कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, यानी कि यहां पे बीच में इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है. लेकिन याद रखिएगा आपकी न्यूक्लियर एनवेलप कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना. और जब न्यूक्लियर एनवेलप में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू टू. उसके बाद साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो में, यानी कि फिर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं. तो कहने का मतलब यह है कि इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस में जो भी माइटोटिक इवेंट्स हैं दैट ऑलवेज टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है. अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस जो हमने परसों पढ़ा, जो नॉर्मल वाला माइटोसिस होता है जो हम देखते हैं इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं, ठीक है ना. यहां पे क्या होता है, यहां पे माइटोटिक इवेंट्स जो होते हैं, माइटोटिक इवेंट्स टेक प्लेस outside the nucleus, ठीक है ना. यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है ना. यहां पर जो भी माइटोटिक इवेंट्स होते हैं दैट ऑलवेज टेक प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना. और इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है. तो ये वाला
माइटोसिस जो है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, इट्स ऑलवेज सीन इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस ऑलवेज सीन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हाँ, चलिए ये तो हो गया पहला वाला टाइप, इंट्रान्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इंट्रान्यूक्लियर में विद इन द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ऑल द माइटोटिक इवेंट्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस में ऑल द माइटोटिक इवेंट्स टेक प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। इंट्रान्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होता है, इंटैक्ट रहता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा है एम्फीएस्ट्रल एंड एनएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। ये एम्फीएस्ट्रल एनएस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं, इनके अंदर सेंट्रियोल्स दो होते हैं जो आपस में अलाइन करते हैं एट राइट एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर, और हमने देखा कि इन सेंट्रियोल्स को बाहर से माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं एस्टर्स। क्या बोलते हैं? तो यहां पर एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब एम्फीएस्ट्रल क्या होता है और एनएस्ट्रल क्या होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस एक ऐसा माइटोसिस है जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रियोल्स के साथ साथ एस्टर्स आर फॉर्मड, ठीक है ना। जब सेंट्रियोल होगा तभी तो एस्टर बनेगा, ठीक है ना। तो एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस इज दैट माइटोसिस in which the centrioles are present and ester formation also takes place. That's why it's called amphiestral. That means ester formation takes place. Ester formation तब होगी जब centriole होगा, ठीक है। तो ये यूजुअली हम देखते हैं amphiestral वाली जो माइटोसिस है, it is usually seen in the animals. ये एनिमल्स में हम देखते हैं, ठीक है ना। अब एनएस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, यहां पे नो एस्टर फॉर्मेशन, देयर इज नो एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो एस्टर फॉर्मेशन कब नहीं होगी? एस्टर फॉर्मेशन तब नहीं होगी जब सेंट्रियोल नहीं होगा, और हमें पता है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। जब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो कोई एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट दिस एनएस्ट्रल माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, ठीक है ना। तो आप शॉर्ट में याद रखेंगे, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस वो माइटोसिस हैं जहां पर एस्टर्स बनते हैं, एनएस्ट्रल माइटोसिस वो माइटोसिस जहां पे एस्टर नहीं बनते हैं, और एम्फीएस्ट्रल टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स, एनएस्ट्रल टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा टाइप। अब तीसरा क्या है? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस याद रखिएगा, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे हमारी लिवर सेल्स होती हैं। लिवर सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इनमें क्या होता है कि मान लीजिए ये लिवर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। हमें पता है कि माइटोसिस से पहले इंटरफेस होता है, हर सेल डिवीजन से पहले इंटरफेस होता है, और इंटरफेस के एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। अब क्या हो जाता है, मान लीजिए ये एक माइटोसिस से गुजरती है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए डबल हो जाता है और क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए जब डबल हो जाता है, क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब ये क्रोमोसोम और डीएनए डबल हो जाता है, उसके बाद तो न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे डीएनए डबल हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जब डीएनए जब 2n बन गया, ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है, अब इसके बाद फिर से ये डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये बन जाता है 4n, ठीक है ना। अब जब ये 4n बन जाता है, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो यहां पर फिर से न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद 4n क्रोमोसोम्स नंबर में फिर से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, ये बन जाता है 8n, ठीक है ना, और यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डिवाइड नहीं होता है। तो कहने का यह मतलब है, जो हमारी लिवर सेल्स होती हैं, ये होती हैं, इनमें या तो 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या तो 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब कोई पूछेगा लिवर सेल्स में क्या प्रॉब्लम है, लिवर सेल्स में क्या होता है, उनमें कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप सिंपली जवाब देंगे इसमें या तो 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या तो 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। वो आपसे पूछेगा कि क्यों होते हैं 4 सेट्स और 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आप कहेंगे क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर डिवीजन जब नहीं होगा तभी तो डीएनए कंटिन्यूअसली डबल होता रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। और एंडोमाइटोसिस का ये तो हो गया एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का दूसरा नाम है एंडोडुप्लीकेशन। एंडोडुप्लीकेशन, ठीक है ना।
एंडो डुप्लीकेशन भी इसको बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं एंडो पॉलीप्लॉइडी, याद रखिएगा। सो एंडोमाइटोसिस आल्सो कॉल्ड एज एंडो डुप्लीकेशन और एंडो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। अब प्लांट सेल्स में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये चीज, यानी कि प्लांट सेल्स में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है, वहां पे नॉर्मली डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम चाहें कि किसी सेल में 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए या 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाए, तो उसमें हम एक केमिकल का इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे, उसको हम बोलते हैं कॉलिसीन। क्या बोलते हैं? कॉलिसीन उस केमिकल का नाम है। ये इंट्रोड्यूस हम करते हैं प्लांट सेल में, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन रुक जाता है और क्रोमोसोम नंबर कंटिन्यूअसली डबल होता रहता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंडोमाइटोसिस और एंडो डुप्लीकेशन और एंडो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। याद रखिएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, यहां पे नाम से ही पता चल जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये है हमारे पास एक सेल, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस ने एक बार डिवाइड किया, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, यहां पे न्यूक्लियस ने एक बार डिवाइड किया, बन गए 2 न्यूक्लिय। अब उसके बाद ये 2 न्यूक्लिय डिवाइड करते हैं, बनाते हैं 4 न्यूक्लिय, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सेल बन जाती है, इज दिस सेल इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। This cell is called as multinucleated cell, यानी कि एक ऐसी सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इसका न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है विदाउट द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये किस में होता है, ये हम देखते हैं, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम देखते हैं ओपालिना में, विच इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है। ये हम देखते हैं इसी तरीके से फंगाई में हम देखते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं एंडोस्पर्म सेल्स, जो प्लांट के सीड्स में एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं, उनमें भी हम देखते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में हमारे पास जो सेल्स आती हैं वो बन जाती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गए टाइप्स और मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइटोसिस। अब इसी के साथ साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, विच वी कॉल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं सिग्निफिकेंस, एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको यहां पे आपको थोड़ा सा इसके पॉइंट समझाता हूं। अब माइटोसिस की अहमियत क्या है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। पहला, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स सेल साइज, ठीक है ना। ये सेल का साइज मेंटेन करता है। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये सेल जब ये पहले बनती है उसके बाद ये ग्रो करती है, ठीक है ना। जब ये कंप्लीट ग्रो करती है उसके बाद इसमें माइटोसिस होता है। अब इसमें डिवीजन होता है, यानी कि डिवीजन से क्या हो जाता है, ये फर्दर जो इसकी ग्रोथ हो जाती है वो रुक जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये इतनी सेल थी, अब अगर इस सेल को इतना वाला साइज, इतने वाले साइज में इसको कन्वर्ट होना है, यानी कि अब अगर इसको इतना ग्रो होना है, ठीक है ना। अभी इसके अलावा भी ग्रो कर सकती है, लेकिन माइटोसिस जो है, डिवीजन जो है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहां पर नॉर्मल जो इसका साइज होता है वो रह जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो माइटोसिस होता है ये मेंटेन करता है सेल का साइज, क्योंकि इसके डिवीजन से आगे वाली जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। दूसरा, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ग्रोथ में कैसे मदद करती हैं? आपने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म सेल और एग सेल जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जायगोट बनता है, ठीक है ना। अब ये जायगोट डिवाइड, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो जायगोट जब डिवाइड करता है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहता है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली 9 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद एक कंप्लीट बेबी बनता है, ठीक है ना, एक कंप्लीट बच्चा पैदा होता है। और हम देखते हैं कि ह्यूमन एडल्ट में, अगर हम एडल्ट की बात करें, ह्यूमन एडल्ट्स में देयर आर 6 × 10⁻12 सेल्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है सेल्स का हमारी बॉडी में, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे आता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है ना। पहले हमने अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट किया है फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जायगोट,
ठीक है ना। अब जायगोट में कंटिन्यूअसली माइटोसिस हो गया, 2 सेल्स बन गई, 2 में माइटोसिस हो गए 4 सेल्स बन गई, 4 में माइटोसिस हो गया 8 सेल्स बन गई, फिर टिश्यूज बन गए, ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए और कंप्लीट बेबी बन गया। तो अब इंडिविजुअल में, एडल्ट में 6 × 10⁻12 सेल्स हैं। ऑल दीज सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द माइटोसिस, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई वी से दैट इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल किस चीज की वजह से पॉसिबल है? माइटोसिस की वजह से पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ चलिए, इसके बाद इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है ना। अब इसमें माइटोसिस होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। अब पेरेंट सेल में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। तो इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स रहती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो याद आप रखेंगे कि माइटोसिस की वजह से ही क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, यानी कि हमारी हर एक सोमैटिक सेल जो हमारी बॉडी में है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, एंड इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। तीसरा, ये हमें हीलिंग में मदद करता है, रीजनरेशन में मदद करता है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर किसी जगह पे जख्म लगा है, ठीक है ना, किसी जगह पे इंजरी लगी है या किसी जगह पे कोई पार्ट कट गया है, ठीक है ना, उसके बाद वहां पे और नई सेल्स ग्रो हो जाती हैं, नई सेल्स आ जाती है, या वो वाउंड जो है, वो जख्म जो है वो भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि माइटोसिस, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं और उस जगह पर भी, उस वाउंड की जगह पर भी जहां पर ये जख्म लगा है वहां पर भी सेल्स भर जाती हैं। तो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि माइटोसिस जो है, माइटोसिस की वजह से ही रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। अगर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे बडिंग देखिए, बाइनरी फिशन देखिए, मल्टीपल फिशन देखिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो सेक्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो सेल होती है, यूनिसेलुलर सेल होती है, ठीक है ना, वो डिवाइड करती है थ्रू माइटोसिस, तो नई 2 सेल्स बन गई, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक एमीबा है, ठीक है, तो एमीबा ने डिवाइड किया थ्रू माइटोसिस, तो 2 एमीबा बन गए, ठीक है। तो अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फिर बाद में बाइनरी फिशन, ठीक है। तो एसेक्सुअल में ही नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। आगे जाके जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि माइटोसिस का क्या रोल है वहां पे, ठीक है। तो ये आप याद रहेंगे कि रिप्रोडक्शन में भी ये मदद करता है, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो है, एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए भी हमें माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे हमारे एंसेस्टर्स जो थे, उन एंसेस्टर्स की बॉडी में भी माइटोसिस होता है। बाद में जो मिडिल में, बीच में जो ऑर्गेनिज्म आ गए उनकी बॉडी में भी माइटोसिस होता था, हमारी बॉडी में भी माइटोसिस होता था। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ये हमें दिखाता है कि एवोल्यूशनरी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स में भी माइटोसिस होता था, हमारी बॉडी में भी माइटोसिस होता था, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे इन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस है इस माइटोसिस की। तो आप याद रखेंगे इसको, साथ ही साथ आप टाइप्स ऑफ माइटोसिस को भी याद रखेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।